हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एनआई समरी की नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे जो कि 508 कोर्स की यूनिट 3 है। ये जो एनआई समरी चल रही है ये DSSP के लिए इम्पॉर्टेंट है और अदर भी जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं जिनमें भी पेडागोजी साइकोलॉजी पूछी जाती है वो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो यूनिट चल रही है इससे पहले मैंने 501, 502 एंड 506 एंड 507 कंप्लीट करा दिए। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अभी कितनी बाकी हैं, तो टोटल हमारी 10 कोर्सेज हैं। ठीक है, तो 4 पूरे पूरे हो गए हैं और 5वां हम लोगों का चल रहा है। तो अभी हम लोग 5वें कोर्स में हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है परफॉर्मिंग आर्ट और ये प्रैक्टिकल वाला है, मतलब इसमें हम प्रैक्टिकल नॉलेज सीखेंगे। देखिए, आर्ट वाला सबसे पहली यूनिट थी आर्ट वाली। आर्ट के 2 क्षेत्र होते थे, एक होता था विजुअल आर्ट जिसको हमने यूनिट 2 में पढ़ा है, और एक होता है परफॉर्मिंग आर्ट जो परफॉर्म की जाती है। ये हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। इसमें हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे। इसमें ये कुछ नया है हमारे लिए सीखने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों को मतलब ये पता होता है कि परफॉर्मिंग आर्ट में म्यूज़िक है, ड्रामा है, थिएटर, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें कैसे काम करता है, म्यूज़िक में कितने टाइप के वो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परफॉर्मिंग आर्ट के तत्व जानेंगे, एलिमेंट क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट किससे मिलके बना हुआ है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट के आधार क्या है, बेस क्या है। तो बेस है हमारा सुनना, देखना, आत्मसात करना, अनुकरण करना, अन्वेषण करना, अभिव्यक्त करना, निष्पादन करना। ये बेस है, मतलब परफॉर्म करने के लिए आप सुनोगे, देखोगे, आप ग्रहण करोगे, इमिटेट करोगे, नकल उतारोगे, अन्वेषण एक्सप्लोर करोगे, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करोगे, परफॉर्म करोगे। ये सारे आपके होते हैं निष्पादन कलाओं के आधार। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे, तत्व क्या है कि परफॉर्मिंग आर्ट, निष्पादन कला को इंग्लिश में परफॉर्मिंग आर्ट बोलते हैं। इसके तत्व क्या हैं, तो इसके तत्व हैं एक्सप्रेशन। सबसे पहला एक्सप्रेशन, अभिव्यक्त करते हैं। देखिए, जब भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा कोई फूल को देखता है, वो सुंदर से फूल को देखता है, तो वो उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, वो वाव बोलेगा या फिर स्माइल आएगी, तो वो एक्सप्रेस करेगा। सुनते हैं, अब ये अलग अलग ध्वनियाँ, जैसे जानवरों की आवाज़ हो गई, बारिश की बूंदों की आवाज़ हो गई, तो ये सारी आवाज़ सुनने के लिए भी तो तैयार होना चाहिए ना, सुनने का भी प्रॉपर अभ्यास होना चाहिए। तो सुनना एक इम्पॉर्टेंट तत्व है। अवलोकन करना, आसपास जो चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करना, एंड एक्सप्लोर करना। ठीक है, तो 4th वाला हमारा हो जाएगा एक्सप्लोर करना। सुनना, अनुकरण करना, ये सारी जो होते हैं, ये जो सुनना, अनुकरण करना, इमिटेट करना, आत्मसात करना, ये सब संबंधित हैं किससे, एक्सप्लोर से। तो ये याद रखिएगा कि एक्सप्लोर से क्या क्या संबंधित है, सुनना, अनुकरण करना और आत्मसात करना, मतलब ग्रहण करना, ये सब संबंधित है एक्सप्लोर से। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। क्या है नेक्स्ट टॉपिक है डिसिप्लिन इन परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट के कौन से साधन हैं, मतलब किसके द्वारा ये परफॉर्मिंग आर्ट के टाइप्स है ना। अच्छा, एक बात और, इस यूनिट को आप तब देखें जब इससे पहले आपने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट कर ली हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिट 1 और यूनिट 2 उसका यूनिट 1 तो पूरा पूरा इंट्रोडक्शन देता है, देन आप यूनिट 2 एंड यूनिट 3 देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे परफॉर्मिंग आर्ट के साधन कौन कौन से हैं। तो म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, थिएटर हो गया, पपेट्री हो गया। इन्हीं को हम डिटेल में यहाँ समझेंगे। म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिक एक कला है जिसका माध्यम आवाज़ है। ठीक है, म्यूजिक इज अ आर्ट हुज मीडियम इज वॉइस। ठीक है, वॉइस। संगीत केवल स्वरों के बारे में नहीं है, यह अनुभवों और संवेगों के माध्यम से स्वरों की अभिव्यक्ति है। मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली टोन्स या नोट्स। यहाँ पे जो नोट है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या कौन से एक्सपीरियंस है या कौन से जो इमोशन है, इमोशन के साथ उन स्वरों को अभिव्यक्त करना, लय तार, और कि वो आनंदमय लगे, इसको सुन के करके आनंद की अनुभूति हो, तो ये हो जाता है आपका म्यूज़िक। तो म्यूज़िक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्वरों के साथ इमोशंस एंड एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करना म्यूज़िक है। अब म्यूज़िक के बारे में एक लाइन दी गई है, म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज, कोई इसकी भाषा नहीं होती है, इट इज़ मेंट टू ऑल, लेकिन ये सबके लिए ज़रूरी है, मतलब सबके लिए मायने रखता है। म्यूज़िक की जो फॉर्म है, म्यूज़िक के फॉर्म 2 टाइप के होते हैं। पहला है वोकल म्यूज़िक एंड दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। इसको हम डिटेल में समझते हैं। वोकल म्यूज़िक क्या होता है, वाचित संगीत जो गाया जाता है, गीत वगैरह जो होते हैं वो आपके वोकल म्यूज़िक हो जाते हैं। लय और ताल, टोन एंड रिदम के साथ मिल करके गीत बनते हैं। ठीक है, और 7 स्वर होते हैं,
सात स्वर सा रे गा मा पा जो होता है वो आपके सात स्वर हो जाएंगे। सभी ताल सरगमों पर आधारित होते हैं और जितने भी ये जो आपके वो होते हैं टोन्स होते हैं वो आपके सरगमों पे आधारित होते हैं और स्वरों से बनती हैं। ये सब किससे बनती हैं? स्वर से बनती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एक डेफिनेशन टाइप में आपको लिख दिया कि 7 स्वर होते हैं और वोकल का मतलब जो गाया जाता है लय और ताल मिला करके। अब आता है इंस्ट्रूमेंटल। ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको समझते हैं। इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूज़िक होता है, शास्त्रीय संगीत जो क्लासिकल म्यूज़िक है, वो उसकी दो शैलियाँ हैं। एक है हिंदुस्तानी शैली, दूसरा है कर्नाटक शैली। क्लासिकल म्यूज़िक की दो फॉर्म्स हैं, दो शैलियाँ हैं, एक हिंदुस्तानी और दूसरा कर्नाटक। अब ये जो हम बात कर रहे थे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक की, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में जो वाद्य यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो 4 श्रेणियों में विभाजित हैं। 4 टाइप्स के हैं। वो 4 टाइप्स में कौन कौन से हैं? पहला आता है कॉर्डोफोन्स या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब नंबर 1 पे आता है जिसमें स्ट्रिंग होती है, ठीक है, तार होता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं तट वाद्य या तार वाद्य यंत्र। इसके जो तार होते हैं ये कपास, सिल्क या एक प्रकार की घास मुंज से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है, मुंज क्या है? तो मुंज इज़ अ टाइप ऑफ ग्रास जिससे कॉर्डोफोन्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ये जो वाद्य यंत्र हैं ये बनाए जाते हैं। और ये कैसे बनाए? जैसे अगर कोई चीज़ है उसी में तो तार फंसाया जाएगा ना, देन उसको स्ट्रिंग को जब करेंगे तब आवाज़ आएगी। जैसे आपने देखा भी होगा जो गिटार वगैरह होता है तो तांबा, पीतल, लोहा, जानवरों की आहार नाल, मतलब जानवरों की जो फूड पाइप होता है उस तक का यूज़ किया जाता है बेस देने के लिए। देन उसमें तार को खींच करके फंसाया जाता है। ये फिर 4 टाइप के होते हैं। मतलब पहले देखिए वाद्य यंत्र जो थे वो 4 टाइप के हैं। अच्छा, पहले एक बार हम लोग ऐसे शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो 4 टाइप के कौन कौन से हैं। कॉर्डोफोन्स हैं जिसमें तार होता है। नंबर 2 पे आता है एरोफोन्स जिनमें हवा फूंक करके जैसे शहनाई और बांसुरी हो जाती है। विंड इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं। थर्ड हो जाता है स्किन इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो स्किन का यूज़ किया जाता है, जिसमें जानवरों की खाल का अधिकतर यूज़ किया जाता है। और लास्ट है आइडियोफोन्स। इसमें क्या होता है? इसमें आपकी जो ठोस संरचना होती है वो मतलब पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जब बर्तन वगैरह जो होते हैं वो हो जाएंगे। अब ये जो 4 टाइप हैं, इन 4 टाइप में से हम पहला वाला पढ़ रहे थे, स्ट्रिंग वाला पढ़ भी लिया। अब स्ट्रिंग वाले भी 4 टाइप में डिवाइड होते हैं। स्ट्रिंग वाले के 4 समूह होते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला आ जाता है मिज़राब की सहायता से आवाज़ निकालना। मतलब ऐसा होता है कि उसमें जो बेस होता है उसमें तार फंसाई जाती है और वो मिज़राब की सहायता से उसमें आवाज़ निकाली जाती है। इसको प्लेक्ट्रम बोलते हैं। वीणा, सितार और सरोद इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला हो जाता है धनुष के टाइप में होता है, धनुष की सहायता से, मतलब धनुष में जैसे तार फंसा होता है ना वैसे, तो वो हो जाता है रावण हत्था, सारंगी, सरिंदा। थर्ड आता है जिसके तारों पर जोड़ी लकड़ियाँ पीट कर बजाया जाता है। मतलब जैसे देखा होगा संतूर में वो लकड़ी का वैसे पकड़े रहते हैं, पेयर पकड़े रहते हैं, देन उसको तार को ऐसे हिला करके फिर आवाज़ आती है उससे, ठीक है। और लास्ट है हमारा हाथों से। तो हाथों से जो बजाए जाते हैं वो हो जाता है एक तरह या तानपुरा। ये हो गए आपके कॉर्डोफोन्स। अब आता है एरोफोन्स। क्या होते हैं? एरोफोन्स को विंड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, वायु वाद्य यंत्र या सुशिर, ये इंपॉर्टेंट है, सुशिर या देखिए पहले वाले को तट वायु वाद्य यंत्र बोलते थे, इसको बोलते हैं सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। सुशिर वाद्य यंत्र का अर्थ है, सुशिर का अर्थ होता है खोखला, छिद्रित या छिद्रों से भरा हुआ। मतलब कोई चीज़ है वो खोखली है या उसमें छेद दे रखे हुए हैं। अब जो होल्स होते हैं ये 2 टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। एक मुखिका होती है, मतलब एक में माउथ पीस होता है कि मुंह से फूंक करके आवाज़ निकलती है, जैसे बांसुरी हो गया। अलगोजा, अब क्वेश्चन आ सकता है कि अलगोजा कहाँ का है? तो अलगोजा आपका राजस्थान का है। अलगोजा का जो यूज़ होता है वो इंस्ट्रूमेंट राजस्थान में यूज़ होता है। रीड एक ऐसा होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें रीड का यूज़ होता है, तो वो हारमोनियम हो गया। देखिए जो एयर की वजह से आवाज़ आएगी, तो एक तो हो जाएगा कि आप मुंह से फूंक रहे हो तब आवाज़ आ रही है। एक देखा होगा हारमोनियम में आगे ऐसे कपड़ा टाइप में लगा होता है, देन उसमें हवा भरती है और हवा निकलती है तो आवाज़ आती है, तो हारमोनियम हो गया, रीड उसमें यूज़ होती है। और लास्ट है धौकनी के माध्यम से। अभी इसका मैं इस बारे में ज़्यादा जानती नहीं, लेकिन थर्ड वाला बेलो या धौकनी के माध्यम से होता है। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि रणसिंघा कहाँ यूज़ होता है? तो रणसिंघा का यूज़ जम्मू में होता है, ये एक एरोफोन है। अलगोजा का यूज़ राजस्थान में होता है। और कुछ और इंस्ट्रूमेंट है जैसे बांसुरी, मुरली, ये सब तो हम लोग जानते हैं, लेकिन तुरी और बीह का नाम नहीं सुना होगा। तो तुरी और बीह क्या है? इज़ अ टाइप ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है, तुरी और बी। अब आ जाता है थर्ड वाला मेम्ब्रेनोफोन यानी कि इसमें स्किन का यूज़ होता है। यहाँ पे इसको झिल्लिका वाद्य यंत्र भी बोलते हैं या फिर अवांधा वाद्य यंत्र भी बोलते हैं। तो अवांध का मतलब क्या होता है? जो ढका हुआ है। अवांध का मतलब होता है जो ढका हुआ है, मतलब ऐसा कुछ खोखला पार्ट, जैसे ढोलक देखिए ना, ये खोखली होती है, इधर से वो ढकी हुई होती है। तो हुज ओपनिंग आर कवर्ड, ये इसका अर्थ होता है। ये लकड़ी, मिट्टी, धातु के खोखले भाग पर जानवरों की खाल से बनाई जाती हैं। इसके एग्जाम्पल में भूमि डुडम्बी भी आ जाता है। इडैका एक मुंह वाला होता है, मतलब इसमें केवल एक ओपनिंग है, मतलब नीचे से पूरा बंद, ऊपर की ओपनिंग है तो उसके ऊपर खाल लगा दी जाती होगी, स्किन लगा दी जाती है। तबला तो आपने देखा है, तबला के 2 पीसेस होते हैं, तो तबला में भी ऊपर साइड में वो स्किन ही लगी होती है। ढोल का भी देखा है, 2 मुंह होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ के हैं तो वो याद करते हैं। ढोल जो होता है वो पंजाब का है, ढोल का यूज़ पंजाब में ज़्यादा होता है। नाल महाराष्ट्र में है, ढक बंगाल में है, हुड़का हिमाचल प्रदेश में है और दप्पू आंध्र प्रदेश में है। तो एक बार फिर से देखते हैं। ढोल पंजाब में, नाल महाराष्ट्र में, धक्का पे बंगाल में, धक बंगाल में, हुड़का एच फॉर हिमाचल प्रदेश, दप्पू जो है वो आंध्र प्रदेश में। अब आ जाता है आइडियोफोन्स जिसको घाना वाद्य यंत्र या आघात वाद्य यंत्र भी बोलते हैं। घाना का अर्थ होता है ठोस। जैसे इसकी शुरुआत कैसे होती है? जैसे अगर घर में जो बर्तन होते हैं, अगर 2 बर्तन को हम लोग आपस में बजाएं तो आवाज़ आएगी ना कोई ध्वनि निकलेगी। तो यहाँ पे भी वही होता है कि जो ठोस चीज़ों का यूज़ किया था, खोखली चीज़ों का नहीं, ठोस संरचना, सॉलिड स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, जैसे धातु, लकड़ी, मिट्टी, इनका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में डांडिया आ जाएगा और मंजीरा आ जाएगा, घंटा, घुंघरू, घाटम, ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब ये कहाँ कहाँ के हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे गोंग जो है वो सिक्किम का है, तो गोंग थोड़ा सा नाम से भी लग रहा है। कमासले जो है कर्नाटक का है, भोरताल असम का है, भोरताल, लेजियम महाराष्ट्र का है और घाटम कश्मीर का है। तो घाटम कहाँ का है? घाटम कश्मीर का है। अब आ जाते हैं डांस के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, परफॉर्मिंग आर्ट में हमने सबसे पहले कौन सा म्यूज़िक साधन पढ़ा है? म्यूज़िक पढ़ लिया, म्यूज़िक कंप्लीट हो गया पूरा। अब हम जानेंगे डांस के। तो डांस में क्या होता है? हम एक्सप्रेस करते हैं बाय बॉडी, माइंड एंड सोल की अभिव्यक्ति करते हैं। मतलब इसमें सिर्फ आपके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होते, साथ ही साथ आपने सोल को भी एक्सप्रेस कर रहे होते हो, माइंड को भी एक्सप्रेस कर रहे होते हो। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे क्या इसके एस्पेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट जो पहलू होते हैं डांस के लिए, वो बॉडी मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है, फेशियल मूवमेंट, आपके फेस का मूवमेंट, म्यूज़िक तो ज़रूरी ही है क्योंकि म्यूज़िक के बिना फिर डांस कैसा, है ना। तो ये जो एक और लाइन थी वहाँ पे कि डांस के लिए म्यूज़िक इंपॉर्टेंट होता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, लिटरेचर, क्योंकि साहित्य है, अगर उसके ऊपर भी उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे रामलीला देखते हैं, है ना। ग्रुप, मेकअप, कॉस्ट्यूम, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं? सोलो जो ये होता है, ये सोलो, डुएट एंड ग्रुप, मतलब या तो कोई सिंगल कर रहा होगा या तो 2 लोग जोड़े में करते हैं या फिर ग्रुप में करते हैं। अब यहाँ पे जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डांस में आपके पहला आ जाता है फोक डांस। फोक डांस वो होता है जो साधारण लोगों द्वारा किसी त्यौहार या कोई विशेष ओकेजन पे किया जाता है, तो उसको लोक नृत्य बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाता है क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस के बारे में मैंने लिखा नहीं, मैं सोचा था समझा दूंगी कि क्लासिकल डांस वो होता है जो किसी एक पर्टिकुलर के द्वारा, मतलब एक विशिष्ट शैली में, इसकी कोई विशिष्ट शैली होती है और किसी कौशल गुरु द्वारा इसको शुरुआत की गई, मतलब ये गुरुओं द्वारा सीखा जाता है, ठीक है। जैसे ये गुरुओं द्वारा सीखा जाता है और मतलब ये प्रॉपर पहले क्या था, इसका यूज़ मंदिर में जो नृत्य होता था, धार्मिक नृत्य, वहाँ पे भी किया जाता था। साथ ही साथ राज दरबार में, जो राजा के दरबार होते थे, वहाँ पे भी शास्त्रीय नृत्य होता था, लेकिन वहाँ पे मनोरंजन के लिए होता था। तो इसके 2 अलग अलग पर्पज़ हैं। एक तो मनोरंजन के लिए राजा के दरबार में होता था, और अब धार्मिक वाला मंदिर में होता है। इसके एग्जाम्पल में आपका कथक आ जाता है जो कि यूपी का है, और मोहिनीअट्टम केरल का है, और कथकली आपका केरला का है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल इसके हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है सृजनात्मक डांस। सृजनात्मक डांस जो होता है क्रिएटिव, ये आपका जो वेस्टर्न कल्चर है उससे थोड़ा सा वो उसका रूपांतरण है, वेस्टर्न का रूपांतरण इंडियन में, ठीक है। ये ओवरऑल मिक्स कर दिया जाता है कि ये जो क्लासिकल है या फोक है, इन सबको मिला करके
कुछ एक नया रूप दे देना। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत उदय शंकर ने की। इनका नाम याद रखिएगा कि उदय शंकर किससे संबंधित है। तो उदय शंकर ने एक हिसाब से शुरुआत की क्रिएटिव डांस की। देन फिर बाद में आनंद शंकर और नरेंद्र शर्मा आए थे, एक दर्पण अकेडमी भी से संबंधित है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा जितना फर्स्ट जिन्होंने शुरुआत की है वो। अब आ जाते हैं थर्ड, हम पढ़ेंगे थिएटर के बारे में। थिएटर जो होता है, अच्छा एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, धिमसा। धिमसा क्या है? धिमसा देवी पूजा एक तरीके का समूह डांस है जो कि आंध्र प्रदेश में होता है। तो धिमसा कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, एपी। ठीक। अब थिएटर हम पढ़ रहे थे। थिएटर जिसको रंगमंच भी बोलते हैं, रंगमंच एक कला है, एक आर्ट है जो अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन होता है, विचारों संवेगों को एक संगठन प्रदान करता है, एक कंपोजिशन प्रदान करता है कि आपके थॉट्स एंड इमोशन को। तो इसमें रोल प्ले हो जाता है। अब रोल प्ले की शुरुआत बच्चे अपने आसपास से ही देखते हैं, मतलब रोल प्ले का मतलब जैसे डॉक्टर, पुलिस, इन सबको देखते हैं ना, तो उनके जैसा बनने का या उनके जैसा अवलोकन करते हैं, फिर इमिटेट करते हैं कि मैं देखो पुलिस हूँ, तुम चोर हो, ऐसे। तो वो रोल प्ले हो जाता है। तो आसपास के लोगों का बच्चे अवलोकन करते हैं और इमिटेट यानी कि अनुकरण करते हैं। स्टोरी टेलिंग एक्ट, इसकी शुरुआत जो रंगमंच की थिएटर की शुरुआत होती है वो बच्चों में इसी से होती है, स्टोरी टेलिंग एंड एक्ट। टीचर स्टोरी सुनाता है, इससे बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ती है, आनंद भी आता है और साथ ही साथ मोरल वैल्यूज़ भी उनको दे दी जाती है। तो फ़ायदे हमने सीटेट के टाइम में भी पढ़े थे कि स्टोरी टेलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि थिएटर की शुरुआत, क्योंकि थिएटर का कहीं ना कहीं एक अंग है स्टोरी टेलिंग, तो वहाँ पे ये बच्चे में इसकी शुरुआत थिएटर की स्टोरी टेलिंग और एक्ट से होती है। फिर इनके टाइप्स हम देखते हैं। जो आपका थिएटर लोक थिएटर होता है, यानी कि फोक थिएटर होता है। लोक रंगमंच, ये इसमें लोकल लैंग्वेज यूज़ होती है, जो वहाँ की उपभाषा होती है, स्थानीय उपभाषा। लोक का मतलब ये जो लोग, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किया जाता हो, तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज यूज़ होती है। यहाँ के कुछ एग्जाम्पल हैं वो इम्पोर्टेंट है, जैसे भांड पथेर कहाँ का है? तो कश्मीर एंड पंजाब का है। कृष्णा अट्टम क्या होता है? केरला का है। अब यहाँ पे कृष्णा अट्टम में बताएं, जो कृष्ण जी से संबंधित स्टोरी है उनके 8 एक्ट होते हैं, 8 एक्ट होते हैं जिनको सीरीज़ में प्ले किया जाता है। तो ये एक पूरा थिएटर केरल में होता है। स्वांग कहाँ होता है? हरियाणा में होता है। हरियाणा और पंजाब में स्वांग कहते हैं, स्वांग रचाया जा रहा है ना, तो ये वही वाला है। हरियाणा और पंजाब में स्वांग होता है। नौटंकी यूपी में होता है और रासलीला भी यूपी में होती है। नौटंकी और रासलीला यूपी में होती है। भवई गुजरात और राजस्थान में होता है। जात्रा बंगाल एंड उड़ीसा में होता है। और धानु जात्रा आई थिंक उड़ीसा का एक फेस्टिवल है, तो वहाँ से याद रख सकते हो कि उड़ीसा बंगाल बगल में है, तो जात्रा वहाँ पे होता है। तमाशा महाराष्ट्र में होता है, तो तमाशा यहाँ पे बहुत एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं, तो यहाँ तमाशा करते हैं महाराष्ट्र में। यक्षगान कर्नाटक का है, तो कर्नाटक नाटक करने के लिए आपको गाना गाना आना चाहिए, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। यूपी वाले नौटंकी भी करते हैं और रासलीला भी करते हैं, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं कठपुतली कला। तो कठपुतली कला के बारे में मैंने नहीं लिखा, जैसे इसमें भी कुछ एग्जाम्पल थे, लेकिन फर्स्ट वाली जो वीडियो है ना, यूनिट 1, उसमें कुछ आखिरी में एग्जाम्पल दिया गया है कि केरला का कौन सा है, ऐसे पोयम्बू करके ऐसा कुछ है अजीब सा नाम, तो वो आप वहाँ से याद कर सकते हो। तो कठपुतली कला कैसे कैसे होती है? दस्ताने से होती है, तार वाली होती है, इलाका वाली होती है और छाया कठपुतली होती है। तो ये इतने टाइप की कठपुतली यहाँ बताई गई थी, और कहाँ कहाँ का कौन सा फेमस है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। निष्पादन कला की योजना और तैयारी। अब जो परफॉर्मिंग आर्ट है, इसकी योजना कैसे बनाई जाती है, इसकी तैयारी कैसे की जाती है, ये केवल समझने वाला था, अंडरस्टैंडिंग बेस है, लेकिन मैंने फिर भी कुछ अपनी तरफ से जो इम्पोर्टेंट बहुत लग रहा था वो मैंने लिख दिया। अदरवाइज़ आप ऑप्शन देके खुद ही क्लियर कर लेंगे कि परफॉर्मिंग आर्ट को परफॉर्म करने के लिए, ये जो परफॉर्मिंग आर्ट है इसके लिए आप क्या तैयारी करोगे, प्लानिंग क्या करोगे, कि प्रसंग का जो आप टॉपिक चुन रहे हो वो विषय के अनुरूप है या नहीं है। ठीक है, बच्चों का चुनाव, कौन से किसके लिए कौन से बच्चे, मतलब इस कैरेक्टर के लिए कौन सा बच्चा, इस कैरेक्टर के लिए कौन सा बच्चा। सूचना एकत्र करना, उस टॉपिक से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन एकत्र करोगे। कार्य का विभाजन करना कि तुम्हें मंच का देखना है, तुम्हें इधर साउंड का देखना है, ऐसे करके बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सब एकदम जनरल, एकदम वो अंडरस्टैंडिंग का है। तैयारी में क्या कर सकते हैं, ये तो आपने प्लानिंग कर ली। फिर तैयारी में आप एक प्रॉपर जागरूक अवेयर टीम तैयार करोगे, छात्रों का ध्वनि परीक्षण करोगे कि, और उनका चयन करोगे, फिर देखोगे कि हाँ वो इस रोल में फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर
मतलब टेस्टिंग की जाएगी, ध्यान का समय का ध्यान रखा जाएगा कि टाइमली वो टॉपिक कंप्लीट हो या टाइमली वो सेक्शन कंप्लीट हो। मंच की व्यवस्था देखी जाएगी कि लाइटिंग सही है नहीं है, वहाँ पे जो सामान यूज़ हो रहा है, परिधान कपड़े वगैरह यूज़ हो रहे हैं वो उपस्थित हैं हो, उसके अकॉर्डिंग प्रस्तुति के करें। अब आती है बात प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे देखना होता है कि जो टॉपिक है क्या सुझाव दिए गए हैं कि प्रेजेंट करने के लिए हमको ये देखना है कि जो टॉपिक दिए जा रहे हैं वो बच्चों के विकास से संबंधित होने चाहिए। जो आप थिएटर में करवा रहे हो वो बच्चों के विकास से संबंधित होनी चाहिए। क्षेत्रीय कलाओं को इंकरेज करना चाहिए, जो रीजनल आर्ट है उनको इंकरेज करना चाहिए। पाठचर्या से संबंधित होना चाहिए जिसमें बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, इस तरीके का भी जो टॉपिक है वो लिया जाना चाहिए। तो ये एकदम जनरल अंडरस्टैंडिंग का था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। जिनको नहीं पता उनको आप शेयर कर दिया करें, ठीक है। क्योंकि मैं रिटर्न में केवल इतना मांगती हूँ कि जो लोग भी पढ़ने वाले हैं, सीरियस एस्पिरेंट है या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट इधर DTA+B की या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, तो उनको आप चैनल रिकमेंड कर सकते हो। तो इतना फेवर करिएगा मेरे लिए। सो थैंक यू।